Good morning, students. Myself, Dr. Manisha Shahdev. Today, in this lecture, I am going to discuss what is extradition, why do we need extradition, and what are procedures involved in pertaining extradition. When I say the word extradition, you will immediately start thinking, oh no, one more difficult topic from international law. But instead of saying that word extradition, if I say Lalit Modi, Nirav Modi, Vijay Malia, then you will easily connect with me. जैसा कि हम 2020 में देखे हैं, यह प्रत्यर्पण शब्द नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों के वजह से काफ़ी चर्चा में रहा। यहाँ तक कि नीरव मोदी ने यह भी बयान दे दिया कि यदि मुझे प्रत्यर्पित किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। आखिर यह प्रत्यर्पण संधि है क्या? क्यों अपराधी इससे इतना डरते हैं? चलिए हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। Let us discuss first what is extradition. प्रत्यर्पण संधि क्या है? Extradition is the delivery of an accused or a convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed or to have been convicted of a crime. जैसा कि हम हाल ही में ही देखते हैं, अगस्ता वेस्टलैंड की हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला मामले में एक ब्रिटिश बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के दुबई से भारत प्रत्यर्पण सरकार के लिए बड़ी सफलता के रूप में काफ़ी चर्चा में रहा। वर्ष 2017 में सरकार की ओर से संसद को बताया गया था कि भारत ने अब तक 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार की नीतियां हैं कि जितने अधिक देशों के साथ संभव हो प्रत्यर्पण संधियां की जाए ताकि यह निश्चित किया जा सके कि भगोड़े अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। सन 2002 से 31 जनवरी 2019 तक 74 भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण भारत में किया जा चुका है। किसी भगोड़े को वापस उस देश लाना जिस राष्ट्र में वह अपराध करके भागा गया हो को ही प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाई वी नीड एक्स्ट्राडिशन? नाउ इमेजिन if a person commits a crime and fled away to another state, and if we have no procedure to bring him back, then what happens? Then we will see there will be no place where peace and order can be maintained. People will commit crime just like that and ran away to another state. On the other hand, if a person is committing crime and ran away to another state, we simply cannot just enter other state and bring him back because every state has its own jurisdiction and we cannot enter other jurisdiction without their prior permission. कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए कोई अपराधी भारत से भाग जाता है तो उस अपराधी को वापस लाने की आवश्यकता दिखाई देती है और यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे कानून हमारे देश के क्षेत्राधिकार तक ही सीमित हैं। हमारे देश के भगोड़े अपराधी और वांटेड क्रिमिनल्स को अगर दंडित करना है, न्याय व्यवस्था बनाए रखना है, समाज में शांति कायम रखते हुए अपराध कम करना है तो इन भगोड़ों को वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि अति आवश्यक है। Now let us discuss our another part of this lecture, that is procedure of extradition. In this, to explain procedure of extradition, it is very easy.
But when it comes to practicality, it is one of the most difficult procedure. I hope by reading news in newspaper and by watching news, you all must be familiar of the procedure of extradition. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू हो, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ प्रत्यर्पण संधि हुई है। पर अगर ऐसा नहीं है तो राष्ट्र अपराधी को अपने संबंधों के आधार पर प्रत्यर्पित कर सकते हैं। जैसा कि भारत से भागे किसी वांटेड क्रिमिनल को या भगोड़े को वापस भारत लाने के लिए भारतीय प्रत्यर्पण कानून 1962 के हिसाब से लाया जाता है। इसमें दो तरह के समझौते होते हैं। पहले समझौते के हिसाब से कसूरवार दोनों ही देशों में अपराधी माना जाता हो। इसके अनुसार अगर कोई अपराधी किसी अन्य देश में छिपा हो तो यह देश उसे ढूंढकर वापस भेजने में मदद करेंगे। दूसरे समझौते के मुताबिक किसी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि हो चुकी है तो उसे उसी देश के कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। भारत में पहले समझौते के तहत 42 देश एवं दूसरे समझौते के तहत 9 देश आते हैं। Now let us start with procedure of extradition. To start with procedure of extradition, the foremost thing is that there should be a person who committed a crime and fled away to another state. कहने का तात्पर्य है, इसके पहले प्रक्रिया में एक अपराधी का होना आवश्यक है जो एक राष्ट्र से अपराध करके दूसरे राष्ट्र भाग गया है। तो ऐसी स्थिति में पहला राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से प्रार्थना करेगा कि वह उस अपराधी को लौटा दे। मान लीजिए उसकी प्रार्थना दूसरे राष्ट्र ने स्वीकार कर ली, तब दूसरा स्टेज प्रारंभ होता है। Now, second stage is that once request received by receiving state, then they will start searching accused in their state. And here comes the role of treaty. If treaty is available, then state starts searching accused in that state. But if there is no treaty with receiving state, then receiving state is free to straightforward deny first state request, that is her request. Further, we will see most important stage of procedure in extradition that starts after finding the person, that is accused, has been arrested by the receiving state. Third stage is one of the most important and most of the time one of the slowest process in this procedure of extradition. Now, here what happens? Trial by state jurisdiction start. That is, if a person is accused from India, then UK starts the trial. Now, UK court will start asking all evidences from India, and India shall provide all that evidence to receiving state, that is UK. In case of UK, the third stage, UK court is very slow. That is why we are struggling with UK, and that is why all criminals are happily running away to UK. इसीलिए विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे सभी अपराधी यूके में शरण लिए हुए हैं।
क्योंकि प्रत्यर्पण संधि का प्रोसेस बहुत ही पेचीदा है। यूके के मामले में इसी का नतीजा है। भारत ने अब तक 2 अपराधी यूके को प्रत्यर्पित किए, पर आज तक यूके ने एक भी अपराधी भारत को नहीं सौंपा। When in trial by state jurisdiction, jury is satisfied 100% with the evidences provided by the requesting state, then the extradition process starts. भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो अभी तक जिन देशों से सफल प्रत्यर्पण कराया गया है उसमें यूएई प्रथम नंबर पर है। वहाँ से अब तक 17 भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण कराया गया है, जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड भी शामिल हैं, जिन्हें यूएई ने प्रत्यर्पित किया था, जिसका जिक्र मैंने अपने लेक्चर के शुरुआत में ही किया था। इस मामले में अमेरिका भी पीछे नहीं है, वह दूसरे नंबर पर है। वहाँ से अब तक 11 लोगों को पकड़कर लाया गया है, परंतु फिर से हम दोहराना चाहेंगे, यूके से अभी तक एक भी प्रत्यर्पित नहीं किया गया है। हमारे बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उससे हमारी प्रत्यर्पण संधि नहीं है और आतंकी जैसे दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम को अपने देश में पनाह देता है और शांति व्यवस्था को खंडित करने में सहयोग प्रदान करता है। पर फिर भी हम कामना करेंगे कि भविष्य में पाकिस्तान भी प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करे और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की चेष्टा में भारत का साथ दे। इसी के साथ मैं आज अपने व्याख्यान को विराम देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।